welcome back to our this video. In this video we will discuss about the third chapter of your this class, which name is Delhi Sultanate. The rulers of Delhi between 1206 to 1526 AD assumed the title of Sultanate. जब हम पास्ट में जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारे पूरे भारत देश का राज्य था किसी एक राजा के या किसी एक शासक के हाथों में ना हो करके वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और अलग अलग जगहों पे अलग अलग शासक क्या करते थे, राज करते थे। तो उस समय पर 1206 से 1526 के ईस्वी के बीच में जिन लोगों ने हमारे भारत के अलग अलग खंडों पर राज किया था उसी को क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत। Hence this period in the history of India are called the Sultanate period. इसी वजह से इंडिया के इस पीरियड को क्या बोला जाता है, सल्तनत पीरियड बोला जाता है। The period in the Indian history had shown the rise and fall of 5 dynasties in India. भारत के इतिहास में 5 वंशों का क्या हुआ, उदय हुआ और उनका फिर अस्त हुआ। वो 5 कौन कौन से थे, स्लेवदास, द खिलजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी। इन 5 वंशों का पहले भारत में उदय हुआ और फिर समय के साथ साथ इन पांचों वंशों का क्या हो गया, अस्त हो गया। द दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल The Delhi became first the capital of a kingdom under the तोमर राजपूत। जो हमारी दिल्ली थी वो तोमर राजपूत के शासनकाल में क्या बनी, कैपिटल बनी। हु वर डिफीटेड बाय द चौहान्स ऑफ अजमेर। और फिर वो किसके द्वारा पराजित किए गए, चौहान्स के द्वारा, अजमेर के चौहान्स के द्वारा। जैना मर्चेंट्स कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स इन इंडिया। जो जैन के व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उन्होंने दिल्ली में काफी सारे क्या बनाए, काफी सारे मंदिर बनाए। कॉइन्स मिंटेड हियर एज नोन एज दहलीवाल। मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एट द फेमस बैटलफील्ड ऑफ ट्रेन इन 1192। जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, हरा दिया। कब, 1192 में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात, हिज स्लेव कुतुब उद दीन ऐबक बिकेम द वाइसरी ऑफ इंडिया। उनकी मृत्यु के बाद, जब उनकी 1192 में मृत्यु हो गई तो उनके जो दास थे, कौन, कुतुब उद ऐबक, उन्होंने क्या उस राज्य को, उनके उस राज को संभाला। कुतुब उद दीन ऐबक रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1193 और जो कुतुब उद ऐबक थे उन्होंने दिल्ली पर फिर से अपना कब्जा कर लिया 1193 में। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206 और उन्हीं ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव बनाई। कब, 1206 ईस्वी में। कुतुब उद दीन ऐबक आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, कुतुब उद दीन ऐबक बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। किनकी, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो उनके दास थे कुतुब उद दीन ऐबक, वो क्या बन गए, एक बिल्कुल क्या बन गए, इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। कुतुब उद दीन ऐबक वाज नोन एज द इंचार्ज ऑफ इंडियन टेरिटरीज और उनको किसके नाम से जाना जाता था, इंडिया के इंचार्ज के नाम से, इंडियन टेरिटरीज के इंचार्ज के नाम से। ही वाज अ स्लेव एंड कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी। वो कौन थे, मोहम्मद गोरी के कौन थे, दास थे और उनकी सेना के कमांडर थे। ऐबक वाज ए इलबरी तुर्क। वो कौन थे, एक इलबरिक तुर्क थे। दीज तुर्क्स वर द स्लेव्स ऑफ द तुर्किश सुल्तान्स। ये जो कौन थे, तुर्क्स थे, ये कौन थे, दास थे, किनके, तुर्किश सुल्तान के दास थे। कुतुब उद दीन ऐबक established the सल्तनत in 1206 and ruled for 4 years। उन्होंने कब बनाया था दिल्ली सल्तनत का, सल्तनत 1206 ईस्वी में और आगे चल के 4 वर्षों तक उन्होंने राज किया। He won one victory after another and laid the
फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूज एम्पायर इन इंडिया, उन्होंने एक के बाद एक काफी सारी लड़ाइयां जीती और किसका एक ग्रेट फाउंडेशन रखी इंडिया में। द तुर्किश स्लेव डेंसिटी इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द ममलुक सुल्तान्स, जो तुर्किश स्लेव डेंसिटी थी उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो दूसरा नाम क्या है, ममलुक सुल्तान। इल्तुमिश, उनके बाद किनका शासन चला, इल्तुमिश का। कब से कब तक, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। क्यों, क्योंकि 1206 में किन्होंने, ऐबक ने उसका क्या रखी थी, नींव रखी थी सल्तनत की, और उन्होंने 4 वर्षों तक राज किया था। और 4 वर्ष यानी 1210 तक किया, फिर 1210 से लेकर 1236 तक जिन्होंने राज किया था वो कौन थे, इल्तुमिश। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुब उद्दीन ऐबक, हिज सन इन लॉ शमसुद्दीन इल्तुमिश असेंडेड द, किनकी मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के बाद जो उनके सन इन लॉ थे यानी कि उनके जो दामाद थे, उनके हाथों में क्या, शासन को सौंप दिया गया, वो उन्हें सिंहासन पर बैठा दिया गया। कब, 1210 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत इल्तुमिश एम्पायर, जो इल्तुमिश एम्पायर था वो कौन कौन कहाँ का था, दिल्ली सल्तनत। जो भी इसका हमारे इंडिया के नक्शे में, मैप में आपको पिंक पार्ट दिख रहा है ना, उस सभी पर किन्होंने, इल्तुमिश ने एम्पायर कर लिया था, अपना शासन कर लिया था। He was the slave of Aibak. He completed the construction of Qutub Minar, which was begun by Qutub Uddin Aibak. वो कौन थे, वो भी पहले उनके कौन थे, दास थे, और उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, कुतुब मीनार की, क्या जो कुतुब मीनार जो था उसको कंप्लीट कराया था, जो किनके द्वारा, कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इल्तुतमिश डाइड इन 1236, और इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1236 ईस्वी में। रजिया सुल्तान, उनके बाद किनका शासन चला, रजिया सुल्तान का। उनका शासनकाल बहुत छोटा सा रहा था, केवल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज डॉटर रजिया सुल्तान। ये कौन थी, इनकी बेटी थी, जिन्होंने केवल 3-4 वर्ष ही शासन किया। शी वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ द सल्तनत, वो अकेली महिला थी जो इस सल्तनत का हिस्सा बनी, इस सल्तनत की शासक बनी थी। बट द नोबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया, बट जो उस टाइम के नोबल्स थे उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया। सो दे मेड हर ब्रदर रुकन उद्दीन फिरोज टू सक्सीड हिम, और इसीलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को उनके ब्रदर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, उनके ब्रदर को बना दिया सुल्तान। नसीर उद्दीन महमूद, अब उनके बाद, इनके ब्रदर के बाद किसने शासन किया, नसीर उद्दीन महमूद ने। कब से कब तक, 1246 से लेकर 1266 यानी 1246 ईस्वी से लेकर 1266 ईस्वी तक। द नोबल्स हैड रेज्ड नसीर उद्दीन महमूद टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जो उस समय के कौन थे, नोबल्स थे, उन्होंने इनको, नसीर उद्दीन महमूद को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। ही वॉज यंगर ब्रदर ऑफ रजिया, और ये भी किनके, रजिया के ही छोटे भाई थे। ही वॉज टोटली अनसुटेबल एज रूलर, वो एक शासक बनने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ही हैड वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन अफेयर ऑफ स्टेट, हिज मिनिस्ट्रीज बलबन वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर, उसको बिल्कुल भी शासन करने में कोई आनंद ही नहीं आता था, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था स्टेट के अफेयर्स के बारे में, और उनके जो मिनिस्टर थे बलबन, वही उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे। देखिए आगे, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, यहाँ पर कुछ रूलर्स के नेम दिए हुए हैं जिन्होंने दिल्ली पर क्या किया था, शासन किया था। राजपूत डेंसिटीज में यानी कि राजपूत के वंशों में से किसने दिल्ली पर शासन किया था।
सबसे पहले आते हैं हमारे तोमर्स। उन्होंने कब? अर्ली 12th सेंचुरी से लेकर 1165 तक शासन किया था। फिर आते हैं हमारे अनंगपाल, उन्होंने 1130 से 1145 तक शासन किया। फिर आते हैं हमारे चौहान्स, उन्होंने कब से? 1165 से 1192 तक शासन किया। फिर आते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कब से कब तक? 1175 से लेकर 1192 तक शासन किया। उसके बाद राजपूत डायनेस्टीज के बाद किनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था? अर्ली तुर्किश रूलर्स का। तो इनमें कौन कौन से राजा रहे थे? सबसे पहले रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने अभी पीछे उनके बारे में पढ़ा, इन्होंने ही सल्तनत की क्या रखी थी? नींव रखी थी। फिर उनके बाद कौन आए? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इनका शासनकाल 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक। फिर कौन आई? हमारी रजिया, इनका शासनकाल 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। फिर आए हमारे घिसियुद्दीन बलबन, इनका शासनकाल 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक। फिर उनके बाद आए हमारे खिलजी डायनेस्टीज, यानी कि जो हमारे खिलजी के वंशज थे उन्होंने राज किया। कब से कब तक? सबसे पहले किन्होंने किया? जलालुद्दीन खिलजी। सबसे पहले किसका नाम आता है? जलालुद्दीन खिलजी का नाम आता है। उन्होंने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। फिर आते हैं अलाउद्दीन, पहले थे जलालुद्दीन खिलजी, फिर आए हमारे अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद किनका शासन स्टार्ट होता है? तुगलक्स का। सबसे पहले गुसाउद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1324 तक, मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1391 तक, फिरोज शाह तुगलक 1391 से लेकर 1388 ईस्वी तक, तैमूर इन्वेशन का 1398। उनके बाद किनका शासनकाल स्टार्ट हुआ? सैयद डायनेस्टीज का। उसमें किसने शासन किया था? खिजर खान ने। कब से कब तक? 14 से 14 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद किसका शासन, किस वंश का शासनकाल स्टार्ट हुआ? लोधी डायनेस्टीज का। उसके पहले शासक कौन थे? बहलूल लोधी, जिन्होंने किसमें 1491 से लेकर 1489 तक शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोधी, इन्होंने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। ठीक है, यहाँ पर हमने उन सभी शासकों के नाम जाने जिन्होंने कब से लेकर कब तक शासन किया। अब आते हैं बलबन पर। बलबन कौन थे? इनका पूरा नेम था घिसासुद्दीन बलबन, became the Sultan of Delhi after the death of Nasiruddin in 1266 AD। जब नसीरुद्दीन की 1266 ईस्वी में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब घियासउद्दीन बलबन कौन बन गए? दिल्ली के सुल्तान बन गए। बलबन रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी एंड स्टेबलाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पॉइनेज, उन्होंने अपनी आर्मी को दोबारा से निर्माण किया और उसमें क्या एक फीचर ऐड कर दिया? जासूसी का फीचर ऐड कर दिया। ही एक्सपेंडेड सल्तनत टेरिटरी फ्रॉम दिल्ली एंड यूपी ओवर होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उन्होंने अपनी सल्तनत को काफी ज्यादा बढ़ाया। दिल्ली से यूपी और यूपी के पूरे नॉर्थ एरिया पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बलबन डाइड इन 1286। He was succeeded by his sons one after the other, but all of them proved to be inefficient। जो बलबन थे उनकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई थी, और उनके बाद उनके जितने भी उत्तराधिकारी आए, कोई भी उस राज्य पर शासन करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। किसी में भी उतना दम नहीं था जितना हमारे बलबन में था। तो फिर उसके बाद किनका शासन स्टार्ट हुआ? सबसे पहले हम ये कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये इल्तुतमिश टॉम, किनका? इल्तुतमिश का क्या है? टॉम है। फिर उसके बाद इल्तुतमिश टॉम, ये किस जगह पर है? इस जगह पे बना हुआ है। इनके बाद बलबन के शासन काल के बाद किनका शासन स्टार्ट हुआ था? खिलजी का। द खिलजी डायनेस्टीज। अब किनका? खिलजी के जो वंशज थे उन्होंने शासन किया था। सो ए नोबल मैन Jalaluddin Khilji captured the throne and established the Khilji dynasty in 1290। एक जलालुद्दीन खिलजी नाम के राजा ने, शासक ने किस पर? दिल्ली की जो
दिल्ली की जो सल्तनत थी उस पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, उसके सिंहासन पर बैठ गए। कब, 1290 ईस्वी में, आफ्टर किलिंग ऑफ हिज अंकल, उसके अपने अंकल को मारने के बाद। जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1325 बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। अपने अंकल जलाउद्दीन खिलजी को इनको अपने अंकल को मारने के बाद कब क्या बन गए, दिल्ली के सुल्तान बन गए। ही कॉन्क्विस्टेड गुजरात एंड मालवा इन 1297 और इन्होंने गुजरात के मालवा पर क्या किया, आक्रमण किया। कब, 1297 में। एंड चित्तौड़, और 1303 में कहां पर आक्रमण किया, चित्तौड़ में। हिज स्लेव टर्न जनरल मलिक कफूर कॉन्क्वेड देवगिरी, वारंगल, मदुराई एंड द्वारसमुद्रा फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। और इसके साथ साथ उन्होंने इन जगहों पर भी क्या किया, आक्रमण किया। मंगोल्स अटैक्ड इन 1299 ड्यूरिंग द अलाउद्दीन रीजन। जो मंगोल्स थे उन्होंने इनके राज पर 1299 में क्या किया, आक्रमण किया। किनके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन डाइड इन 1316 एंड ही वाज सक्सीड। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हो गई थी, 1316 ईस्वी में। एंड ही वाज सक्सीड बाय द तुगलक डायनेस्टीज। और उसके बाद किनका शासनकाल स्टार्ट हुआ, तुगलक्स का। घियासुद्दीन तुगलक was the first ruler of तुगलक डायनेस्टीज। जो घियासुद्दीन तुगलक थे वो तुगलक वंशज के पहले शासक थे। हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड इंडिया टू बी यूनाइटेड। जो उनके बेटे थे, घियासुद्दीन तुगलक के जो बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो क्या चाहते थे, इंडिया को यूनाइटेड करना चाहते थे, एकजुट करना चाहते थे। इनके बेटे ने कब से कब तक शासन किया था, 1325 ईस्वी से लेकर 1391 ईस्वी तक। He shifted his capital from Delhi to Daulatabad in order to safeguard his capital from the oncoming Mongol invasions। उन्होंने जो कैपिटल थी यानी कि जो राजधानी थी उसको दिल्ली से कहां पर शिफ्ट कर दी थी, दौलताबाद पे शिफ्ट कर दी थी। क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते थे, एक सेफ गेम खेलना चाहते थे। क्योंकि फ्यूचर में जितने भी आक्रमण दिल्ली पर होने वाले थे उनको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट कर दी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम the empire reached its widest limit and became difficult to control। उस समय का राज्य काफी ज्यादा बढ़ रहा था और कंट्रोल ही करने में नहीं आ रहा था। The three rulers of this dynasty ruled from 1320 until 1388। जो थे इस काल में तीन रूलर्स ने यानी कि तीन वंशों ने क्या किया था, रूल किया था। कब से कब तक, 1320 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। द दिल्ली सल्तनत बिगेन टू डिक्लाइन The Delhi Sultanate began to decline during the reign of तुगलक। जो दिल्ली सल्तनत थी वो थोड़ी थोड़ी क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। किनके राज्य में, किनके शासन में, तुगलक के शासन में। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी फिरोज शाह तुगलक। और जो तुगलक वंशज के आखिरी शासक थे वो कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने 1391 से लेकर 1388 तक शासन किया था। possessed the Delhi Sultanate territory that stretched around Delhi only। जो दिल्ली के आसपास की जगह थी उन पर। सिकंदर लोधी सक्सीड बहलोल लोधी इन 1489। ही वॉज अ फेनेटिक एंड ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स। वो क्या था, काफी ज्यादा कट्टर था और जो मंदिर थे उनको क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। इब्राहिम लोधी वॉज द लास्ट लोधी किंग इन 1505। और इनके लोधी वंशज के आखिरी राजा कौन थे, इब्राहिम लोधी।
During the reign of Ibrahim Lodi, many revolts took place and the governor of Punjab, Daulat Khan, revolted and invited Babur from Kabul टू इन्वेड इंडिया। इस समय काफी सारे किन्होंने रिवोल्ट्स ने, यानी कि जब हम किसी के विरुद्ध होते हैं तो रिवोल्ट्स ने क्या लिया, प्लेस लिया। उनमें से द गवर्नर, जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, रिवोल्टेड, उन्होंने क्या किया, उनके विरुद्ध गए और जो रिवोल्टेड एंड इनवाइटेड, उन्होंने किसको इनवाइट किया, बाबर, कहां से, काबुल से बाबर को इनवाइट किया, कहां, इंडिया में। Babur attacked on India and defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526। जो पंजाब के गवर्नर ने जिन बाबर को इंडिया इनवाइट किया था, उन्होंने किस पर अटैक किया और किनको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। कब, 1526 ईस्वी में को। और उस टाइम पर एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ था, कौन सा, पानीपत की लड़ाई। ठीक है, ये आपको पिक्चर दी हुई है 1398 में। इंडिया 1398 में कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। द राणा कुंभ रूल्ड मेवाड़ फॉर नियरली 40 years and Ramla occupied the throne of Marwar was the most powerful राजपूत किंगडम। जो राणा कुंभ थे, उन्होंने मेवाड़ पर लगभग 40 सालों तक क्या किया, रूल किया। एंड रानमल्ला ऑक्यूपाइड द थ्रोन, और जो रानमल्ला थे, उन्होंने जो मेवाड़ का सिंहासन था उस पर अपना पावरफुल वॉज द मोस्ट पावरफुल राजपूत किंगडम। वो क्या थे, एक मोस्ट पावरफुल राजपूत किंगडम थे। राणा संग of Mewar helped Babur against Delhi Sultanate in hope that Babur would conduct raids and then return, but जो राणा सांगा थे, जो मेवाड़ के राजा थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को पर कब्जा करने के लिए किनकी, बाबर की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, ये सोचकर कि ये मेरी मदद करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। बट बाबर फाउंडेड द मुगल डायनेस्टी, उन्होंने किसकी खोज की, मुगल डायनेस्टी की। हिंदू रूलर ऑफ बंगाल कन्वर्टेड टू इस्लाम, जो हिंदू रूलर थे, बंगाल के हिंदू रूलर थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, इस्लामिक में कन्वर्ट हो गए। रूल्ड एज जलालुद्दीन मोहम्मद शाह, और वो जब कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। दे कैप्चर्ड पावर एंड रूल्ड ए शॉर्ट पीरियड, उन्होंने कुछ समय के लिए सत्ता अपने हाथ में ले ली। एंड अलाउद्दीन हुसैन शाह ओवरथ्रू द अब्बासियन रूलर्स इन 1493 इन गुजरात। In Gujarat, Governor Muzaffar had declared independence from Delhi Sultanate in 1401. The city of Ahmedabad was founded around 1432, और उसी समय जो हमारी आजकल जिसको हम अहमदाबाद से नाम से जाना जाता है, जो सिटी को हम क्या बोलते हैं, अहमदाबाद बोलते हैं, वो उस सिटी का कब खोज हुई थी, 1432 ईस्वी में। कश्मीर, अब उस समय पर कश्मीर पर किसका राज था, उसके क्या हालचाल थे। सो कश्मीर वॉज अंडर दिल्ली सल्तनत इन द 13th century। तो जो हमारा कश्मीर है आज का, वो 1300 ईस्वी में किसके अंदर आता था, दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था। कल्हांस राजरत्नगिनी is the first historical book that provides complete information about, जो ये दोनों जो बुक हैं, ये वो बुक हैं जो उस समय के जितने भी बुक डेट प्रोवाइड कंप्लीट, उस समय की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन एंड सोशल कंडीशन ऑफ कश्मीर इन द मिडविल इंडिया। ये दोनों बुक्स कश्मीर के उस समय के पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशन एंड सोशल कंडीशन, इन तीनों के ही बारे में बताती हैं कि कश्मीर की उस समय की इन तीनों चीजों की कंडीशन कैसी थी। ए बुद्धिस्ट प्रिंस फ्रॉम लद्दाख कैप्चर्ड द थ्रोन इन 1320, जो एक लद्दाख के कौन थे,
बुद्धिस्ट प्रिंस थे, उन्होंने क्या कर लिया, सिंहासन पर कब्जा कर लिया। कब, 1320 ईस्वी में, असाइनेटिंग द इट्स रूलर मुबारक शाह। किनकी हत्या करने के बाद, उनके जो रूलर थे मुबारक शाह, उनकी हत्या करने के बाद। बट देखिए आपको क्या दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, मैप दिया हुआ है किसका, इंडिया के साउथ पार्ट का। इसमें जितना भी ये ग्रीन पार्ट है, ये कौन है, डिबेटेबल एरिया है। ये कौन सा कैसा एरिया है, डिबेटेबल एरिया है उस समय का। बट लेटर ही कन्वर्टेड टू इस्लाम। वो पहले कौन थे, एक बुद्धिस्ट थे। किस कौन से धर्म को मानते थे, बुद्ध धर्म को। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था तो वो किस धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, इस्लाम धर्म में। आफ्टर हिज डेथ in 1323 कश्मीर एंटर्ड अ फेज ऑफ अनसर्टिनिटी। उनकी डेथ के बाद जो कश्मीर था, उसने कश्मीर ने एक ऐसा फेज देखा, किस कैसा फेज देखा, अनसर्टिनिटी का फेज देखा। मैनी हिंदूज हैड एंड सूफी सन्स preached brotherhood and abhorred many rituals during this period। इस समय जो हमारे हिंदू थे, हिंदू भाई थे, और जो सूफी संत थे, उन्होंने क्या किया, ब्रदरहुड यानी भाईचारे को बढ़ावा दिया और काफी सारे रिचुअल्स करे। कब, इस पीरियड में। तैमूर्स जनरल्स रेडेड कश्मीर एंड हिंदूज हैड टू फ्लू from the valley। One king जैन उल अबिदीन, जिन्होंने कब से कब तक शासन किया, 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक, रीस्टोर्ड पीस एंड पार्टलाइज्ड आर्टिस्ट्स, स्कॉलर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियन। ही वॉज नोन एज द बादशाह। और उन्हें किसके नाम से जाना जाता था, बादशाह के नाम से जाना जाता था। अब स्टार्ट करते हैं द तुगलक सुल्तान्स। इन्होंने 1320 से लेकर 1399 तक क्या किया, राज किया। द दिल्ली सल्तनत रूल्ड मोर देन 3 centuries फ्रॉम 1206 अंटिल 1526। हमने जाना कि जो दिल्ली सल्तनत था, उस दिल्ली सल्तनत ने लगभग कितने, 3 शताब्दियों तक रूल किया। कब से कब तक, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। The Delhi Sultanates fought individually and did not collaborate any kind of treaties with the existing rulers। उस समय जो जितने भी रूलर्स थे, शासक थे, वो लोग अपनी लड़ाइयां लड़ते रहते थे और वो कभी भी एक दूसरे से कोई भी संधि करते ही नहीं थे। द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड फ्रॉम तुगलक डायनेस्टी। जो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था, वो कब से स्टार्ट हुआ था, तुगलक डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ था। मंगोल्स ऑल्सो ट्रबल्ड तुगलक बाय रिपीटेड इन्वेशंस। जो मंगोल्स थे वो भी तुगलक को क्या कर रहे थे, काफी ज्यादा ट्रबल कर रहे थे, परेशान कर रहे थे उन पर बार बार आक्रमण करके। मोहम्मद बिन तुगलक सेकेंड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी टुक सम स्ट्रेंज डिसीजंस। जो तुगलक वंशज के दूसरे राजा थे, दूसरे शासक थे, उन्होंने कुछ क्या लिए, कुछ अजीब से क्या लिए, डिसीजंस लिए। कैसे डिसीजंस, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उन्होंने टोकन करेंसी का इंट्रोडक्शन दिया। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। उन्होंने भी क्या किया, दिल्ली से राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया, दौलताबाद। और फिर उसके बाद देन बैक टू दिल्ली एंड टैक्सेशन। पहले दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को शिफ्ट करा, फिर राजधानी को फिर से दौलताबाद से दिल्ली ही शिफ्ट कर दिया। एंड टैक्सेशन ऑफ डोब इन द गंगा वैली। और गंगा वैली का जो डोब था उसमें क्या लगाया, टैक्स लगाए। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड इब्न बतूता एन अफ्रीकन ट्रेवलर आ जज इन दिल्ली एंड। उन्होंने क्या, एक जज के रूप में, जो एक अफ्रीकन थे, मोरक्को एक अफ्रीकन थे, उनको क्या कर दिया, दिल्ली में जज के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया।
एंड लेटर सेंट एज अ एम्बेसडर टू चाइना, और उसके बाद उन्हें एज अ एम्बेसडर कहाँ भेज दिया, चाइना भेज दिया। इट थ्रोज लाइट ऑन द दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत पर को क्या कुछ प्रभाव डालती है। द अफगान nobles empires established an independent kingdom in Deccan in 1347, इन्होंने क्या 1347 में किस पर, डेक्कन पर एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। बटूटा प्रेज्ड हिज एम्प्लॉयर्स फॉर हिज लर्निंग, जो बटूटा थे उन्होंने किसको, अपने लर्निंग फॉर प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल्स, हाउसिंग फॉर विडो एंड ऑर्फेंस, उन्होंने जो उस समय के किस लर्नर्स थे उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई, हॉस्पिटल्स, और विडो जो विधवा थी उनको घर, एंड विधवाओं को जो ऑर्फेंस थे उनको घर। ही सेड दैट मोहम्मद बिन तुगलक टॉर्चर्ड एंड किल्ड नॉन मुस्लिम्स, उन्होंने ये कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स थे, दैट मोहम्मद बिन तुगलक टॉर्चर करते थे और उनको मार डालते थे जो नॉन मुस्लिम लोग थे। फॉर रिफ्यूजिंग टू कन्वर्ट, क्यों, क्योंकि वो लोग अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, अपने आप को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मना कर देते थे, तो वो उनको क्या कर देते, मार ही देते थे। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज वेरी एम्बिशियस, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो काफी ज्यादा एम्बिशियस थे। ही मेड अ प्लान टू कन्क्वीर तिब्बत आफ्टर कॉन्करिंग कलनौर, उन्होंने क्या किस पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया, किस पर, कलानौर पर आक्रमण करने के बाद, पेशवार एंड कंगरा इन द नॉर्थ। The enslaved many people and had the reputation of spreading Islam far and wide, उन्होंने अपने इस्लाम के बारे में काफी रेप्यूटेटेड प्रचार प्रसार किया। He was very fond of engaging in slave trade, वो जो थे उन्हें क्या पसंद था, जो स्लेव ट्रेड था, जो दासी व्यापार था वो करना पसंद था। मैनी फॉरेन स्लेव्स वर लिव्ड इन हिज कोर्ट, जो विदेशी स्लेव थे, जो विदेशी दास थे वो उनके कोर्ट में आते थे, रहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक टुक राजपूत वुमेन्स एज कैप्टिव, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो राजपूत वुमेन्स को एज अ कैप्टिव लेते थे। एंड सेंट देम टू ग्वालियर फोर्ट, और उनको कहाँ भेज दिया करते थे, ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर के किले में भेज दिया करते थे। इवन हिज सक्सेसर फिरोज तुगलक फॉलोड दिस प्रैक्टिस, और उसके बाद जब इनका राज्य खत्म हुआ और इनके बेटे उत्तराधिकारी का राज, यानी कि इनके बेटे का राज स्टार्ट हुआ, फिरोज तुगलक, तो उन्होंने भी आगे चल के यही चीजें अपनाई जो इनके पिता अपनाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक विद लिबन बतूटा, ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं किनके साथ, बटूटा के साथ। टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, ये गियासुद्दीन की क्या है, टॉम है। फिरोज तुगलक रीजन 3 डिकेड्स, जो फिरोज तुगलक थे उन्होंने 3 दशकों तक क्या किया था, राज किया था। ही टुक बैक सपोर्ट ऑफ the emirs and waged costly wars in Sindh and Bengal, उन्होंने क्या की, वॉर्स की, कहां पर, सिंध और बंगाल में। The two rebellion kingdoms, these independent kingdoms also spread Islam in the countryside, और ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे इन्होंने भी क्या किया, इस्लाम धर्म का क्या काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया। There were following factors responsible for the spread of Islam during Tughlaq rule, कुछ क्या है स्पेशल, यानी कि स्पेशल फैक्टर्स हैं जो उस समय इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते थे। सबसे पहला क्या है, द तुगलक अपॉइंटेड गवर्नर्स
After decline of Delhi Sultanate, these governors declared their independence. They had to visit in rural areas. जो तुगलक्स थे उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया जब उनको दिल्ली क्या होती हुई दिखी, डिक्लाइन होती हुई दिखी तो उन्होंने किनकी स्थापना कर दी, किनको अपॉइंट कर दिया, गवर्नर्स को. द विलेजेस वर ऑल्सो कवर्ड अंडर टैक्स. जो उस समय के गांव थे, विलेजेस थे, उनको क्या, उन पर क्या लगाया, टैक्स लगाया. द तुगलक्स एक्सपेंडेड देयर टेरिटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर किंगडम्स. और फिर ओनली ए स्मॉल एरिया अराउंड दिल्ली रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द तुगलक ड्यूरिंग द लास्ट रूलर फिरोज शाह. और इसी की वजह से जो उनके हाथ में दिल्ली के आसपास का एक छोटा सा हिस्सा ही शासन करने के लिए रह गया था. सुल्तान कोट, सल्तनत कोट. Many scholars and poets have had revelations of Indian life at the Sultanate कोर्ट. बहुत से लोगों ने, बहुत से पोइट्स ने बताया है किसके बारे में, इंडियन लाइफ और इंडियन के जो सल्तनत कोर्ट्स थे उनके बारे में. अ कोर्ट हिस्टोरियन एट अलाउद्दीन खिलजी रोट फतेहनामा एंड कबरुद्दीन. जो कोर्ट की हिस्ट्रीज हैं उसमें किन के बारे में लिखा हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के फतेहनामा और काबिरुद्दीन के बारे में. ऑल द फॉरेनर्स, एम्बेसडर्स, स्कॉलर्स एंड अदर्स मेट द सुल्तान एट हिज कोर्ट. जितने भी विदेशी लोग आते थे, एम्बेसडर्स आते थे, स्कॉलर्स आते थे, और जो भी लोग आते थे वो सुल्तान से उनकी कोर्ट में ही मिला करते थे. ख्वाजा जियाउद्दीन ब्रानरी wrote a book on political philosophy of Delhi सल्तनत. उन्होंने क्या लिखी, एक बुक लिखी किस पर, दिल्ली सल्तनत पर. called the फतवाए जहानदरी. और इसको किसके नाम से जाना गया, फतवाए जहानदरी के नाम से जाना गया. the officials had great power and prestige. There were many scholars and justices at the Tughlaq court who helped the Sultan. So, political institutions and nobility. उस समय के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे और जो नोबिलिटी थी, जो उस समय के अमीर लोग थे, उनके बारे में. द सुल्तान रिमेन्ड अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेट सोशल एंड रिलीजियस साइनिफिकेंस. उस समय के जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उनका रिलीजियस, सोशल और रिलीजियस साइनिफिकेंस बहुत ज्यादा था. द Ottoman Sultan bestowed Sultan title on Indian Muslim monarch. जो ओटोमन सुल्तान थे वो भारत के जो शासक थे, हिंदू शासक थे, उनको सुल्तान की उपाधि कौन दिया करते थे, ओटोमन सुल्तान. मोनार्च ड्यूरिंग द 13th and 14th century. किनको कब दिया करते थे, 13th and 14th century में. इल्तुतमिश tried to seek aloofness from Ottoman Sultanate, but Orthodox Muslims prevailed to check his desire. जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या ट्राई किया कि उन्होंने इनके रास्ते से अलग चलने का ट्राई किया. तो जो उस समय के कट्टर इस्लामी लोग थे उन्होंने इनका विद्रोह किया और उनकी इच्छा को पूरा नहीं होने दिया. बलबन adopted Persian ideals and assumed the title of Zilullah. जो बलबन थे उन्होंने पार्शियन आइडियाज को क्या किया, अडॉप्ट किया, अज्यूम किया, और क्या कहलाए, किसकी उपाधि मिली उन्हें, किसका टाइटल मिला, जिलुल्लाह का टाइटल मिला. ही इंट्रोड्यूस्ड पार्शियन एटिकेट्स एट हिज कोर्ट्स. उन्होंने पार्शियन रीति रिवाजों को कोर्ट में दर्शाया. द मोनार्च बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द मिडविल पीरियड. जो उस समय के शासक थे वो कौन थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते थे, वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव रखते थे. कब, मिडविल पीरियड में. नाउ
Sultans started consulting the nobles on matters of routine affairs of states. अब मिडविल पीरियड के 13th और 14th सेंचुरी में जो उस समय के सुल्तान थे, जो उस समय के शासक थे, उन्होंने उस जिन से कंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अपने जितने भी राज्य के मैटर्स होते थे, किसी से भी रिलेटेड मैटर होते थे, उसके बारे में वो इन अमीर वर्गों के लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था। द सुन्नीज हैड मेजर शेयर इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ नोबिलिटी। जो सुन्नीज थे उनका नोबिलिटी में एक काफी अहम भूमिका थी। दीज वर पीपल ऑफ आरिस्टोक्रेटिक क्लास। क्योंकि जो सुन्नीज थे वो उच्च वर्ग के लोग थे। द गवर्नर्स of the provinces were the principal nobles of the Sultanate court. Sultan Muhammad bin Tughlaq gave slavery a political identity to its own. जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने उस समय के दासों को भी एक क्या दिया, प्रशासनिक नाम दिया। इन द 14th century the Muhtasib had to approve censor of public morals and religions. The sultans had good relationship with the उलेमस बिकॉज जो सुल्तान थे उनका किनके साथ, उलेमस के साथ बहुत ही एक अच्छा रिश्ता था। बिकॉज ही हैड टू गेट अथॉरिटी फ्रॉम देम। क्योंकि वो उस समय उन लोगों को शासन करने की इजाजत देते थे। उलेमस हेल्प्ड सुल्तान टू मेक कॉर्डियल relation with people and also responsible for the spread of Islam in India. और जो हमारे उलेमस थे वो उनको काफी ज्यादा क्या करते थे, उनकी हेल्प करते थे उनके राज्य के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में और उनके राज्य में उनके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में इनकी भी एक अहम भूमिका थी। रिलेशनशिप अमंग्स रूलर्स का आपस में रिलेशनशिप कैसा था? ब्रानी रोट इन हिज बुक तारिक ए फिरोज शाही अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सुल्तान। जो ब्रानी थे उन्होंने अपनी बुक तारीखे ए फिरोज शाही में किसके बारे में बताया? सुल्तानों के रिलेशनशिप्स के बारे में बताया। विद अनदर रूलर्स इंक्लूडिंग द स्टेट्समैन एंड रिलीजियस लीडर्स। अन्य राजाओं, अन्य शासकों के साथ साथ उन्होंने स्टेट्समैन और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके साथ भी उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया। इवन बलबन्स व्यू ऑफ किंगशिप ए ट्रू मुस्लिम द डिफेंडर ऑफ फेथ और दीनपना। जो हमारे कौन थे, बलबन थे, उनका भी यही मानना था कि एक असली मुसलमान, एक असली राजा, मुसलमानी राजा वही होता है जो अपने धर्म में आस्था रखे और अपने धर्म का क्या हो, दीन पना हो, यानी कि अपने धर्म का रक्षक हो। formed the basis of the Sultan's relationship with the governor of provinces. Bugraha Khan, the governor of Bengal, governed the province in terms of this council of his father बलबन। जो बुगराह खान थे उन्होंने अपने फादर का ही प्रोविंस को क्या क्या गवर्न किया, किसको, बंगाल को। There was feudal nature of the sultanate as all the important administrative positions were in the hands of the foreigners. देयर वॉज अ फेडरल, वहां उस समय क्या कौन सी नीति अपनाई जाती थी? सामंती नीति अपनाई जाती थी। नेचर ऑफ द सुल्तान्स एज ऑल द इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वर, क्योंकि उस समय जितने भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस थी वो किन के हाथों में थी? फॉरेनर्स के हाथों में थी। ही डिड नॉट हैव मच report with the masses. Vijayanagar Empire was the result of this aloofness of the Sultan with the masses and Sultan's dependence on governor. इसी के कारण जो विजयनगर का एम्पायर था वो उनके हाथों से निकल गया। क्योंकि वो अपनी जगहों को गवर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा दूसरों पर आश्रित हो गए थे। देखिए ये पिक्चर दी हुई है आपको अलाउद्दीन खिलजी की, और ये अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? टॉम्ब।
strategies of military control and resource mobilization. The sultans used military methods to conquer India and also govern the पीपल। जो उस समय सुल्तान थे उन्होंने अब मिलिट्री मेथड अपना लिया था राज्य करने के लिए, दूसरों पर आक्रमण करने के लिए और अपने लोगों को गवर्न करने के लिए। द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस वर कंसर्न्ड अबाउट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जो गवर्नर थे वो बहुत ही ज्यादा कंसर्न रहते थे किसके लिए, मिलिट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, यानी कि करों के कलेक्शन के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट अज्यूम्ड मोर पावर्स एंड प्रोविंशियल्स दीवान वर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल ड्यूरिंग बलबंस रीज। उस समय जो मोस्ट पावरफुल था वो कौन था, सेंट्रल था, और जो भी शक्तियों का बंटवारा किया जाता था वो सेंट्रल के द्वारा ही बंटवारा किया जाता था बलबंस के राज में। साहिबे दीवान वॉज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वाजिर। एक साहिबे दीवान को किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, सुल्तान के द्वारा। किसके रिकमेंडेशन पे, वाजिर के रिकमेंडेशन पे। जो उस समय वाजिर कौन कहलाता था, उस समय का प्राइम मिनिस्टर। Ariz was the person who regulated the powers of the provincial governor। वो जो उस समय प्राइम मिनिस्टर कहलाता था वो इंसान होता था जो सारी प्रोविंशियल गवर्नर को क्या करता था, उनकी शक्तियों को बंटवारा करता था और उन पर अपना हक रखता था। He was functioning directly under the orders from the Sultan's court at Delhi. The governors were treated according to their rank or position during the Muhammad bin Tughlaq। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में जो भी गवर्नर्स थे वो अपने रैंक और अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किए जाते थे। मिनहज उस सिरज वॉज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। मिनहज उस सिरज को क्या थी, कोर्ट थी किसकी, हिस्ट्री ऑफ फिरोज शाह तुगलक की, के राज की। ही सेज डेट वाजिर और प्राइम मिनिस्टर वॉज आर डोमिनेटिंग फिगर। उसका कहना था कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो वाजिर, जिन्हें वाजिर भी कहा जाता था, उस समय का प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, वो कौन थे, वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होते थे दिल्ली कोर्ट में। ताजिक्स वॉज वाजिर ड्यूरिंग फिरोज शाह's रीजन। उस समय के वाजिर कौन थे, ताजिक थे। एंड मिनहज उस सिरज ऑल्सो बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। और जो हमारे मिनहज उस सिरज थे वो भी सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। द सुल्तान्स एंड द नोबल्स स्ट्रगल्ड ड्यूरिंग इल्तुतमिश। थ्रेट of Mongols from north-western border also gave necessity of military control। और नॉर्थ से आने वाली धमकियां और मंगोल्स के आक्रमण के डर के कारण भी उस समय मिलिट्री के द्वारा अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जजिया क्या होता है, इट वॉज टैक्स लिव्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जजिया एक तरह का टैक्स है, एक तरह का कर था जो उन लोगों को देना होता था जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो लोग मुस्लिम नहीं थे। इट वॉज डायरेक्ट लेगेसी ऑफ द तुर्किश ओटोमन्स। ये एक तुर्किश परंपरा थी जो उस समय लागू की गई, किसके नाम से, जजिया के नाम से। दिस टैक्स बिकम मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू इन इंडिया फॉर सुल्तान्स। ये सुल्तान्स के लिए रिवेन्यू का एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन गया था कमाई का। उसके बाद आता है हमारा इक्ता। इट वॉज अ काइंड ऑफ लैंड डेट अवॉर्डेड टू नोबल्स। ये एक तरह की जमीन थी जो उस समय के जो अमीर वर्ग थे उनको दी जाती थी। द नोबल्स अवॉर्डेड द राइट ऑफ कल्टिवेशन टू एन इंडिविजुअल फॉर अ सेंट्रल पीरियड ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रोड्यूस टू द गारंटी। जब
उस समय के शासक किनको, उस समय के अमीर वर्गों को कोई एक निश्चित भूमि प्रदान कर देते थे। किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। वो अमीर वर्ग उस पर खेती कर सकता था और शासन, जिनका शासन होता था, उन्हें कुछ परसेंटेज उनके लाभ का उन्हें देना होता था। दिस सिस्टम हेल्प्ड सुल्तान टू कंट्रोल नोबल्स एंड स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन। इस सिस्टम ने उनको, जो हमारे उस समय के शासक थे, उन वो लोग नोबल्स पर क्या कर पाए, इसी वजह से कंट्रोल कर पाए और इससे भी उनको क्या हुआ, काफी ज्यादा आर्थिक फायदा हुआ। ट्रेड, उस समय किस तरह के व्यापार किए जाते थे? द सुल्तान्स अडॉप्टेड शरीयत और इस्लामिक लॉ। उस समय के सुल्तानों ने क्या अपनाया? शरीयत और जो इस्लामिक उनके कानून थे उनको अपनाया। सो फाइनेंशियल पॉलिसी ऑल्सो वॉज बेस्ड ऑन दिस लॉ। इसी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी वो भी शरीयत और इस्लामिक लॉ पर ही बेस्ड थी। सुल्तान्स हैड ट्रेड लिंक्स विद द मिडल ईस्ट। सुल्तानों का क्या था? ट्रेड, व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा किससे था? मिडल ईस्ट से था। एंड अरब कंट्रीज, और अरब कंट्रीज के से था। उन अरब कंट्रीज में कौन कौन है? तुर्क्स। दे बुल्ट हाईवे फॉर द मूवमेंट ऑफ मिलिट्री। इसीलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री के मूवमेंट के लिए एक क्या बनाया? हाईवे बनाया। दीज हाईवेज वर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेड। और यही हाईवे आगे चल के व्यापार करने में भी बहुत ज्यादा काम आए। एंड कैनवस, metal work, stone work and textile manufactured received new impetus during the सुल्तान पीरियड। सुल्तान सल्तनत पीरियड में इन बनाई गई सड़कों, जो सड़कें मिलिट्री के आने जाने के लिए बनाई गई थी, वो आगे चल के ट्रेड यानी व्यापार में यूज हुई और इन सब चीजों का आदान प्रदान किया जाता था। रॉयल Royal Karkhanas. To meet the needs of the royal households and the nobles for luxury goods, the sultans started manufacturing centers of royal कारखान। उस समय के जो उनके घरेलू उपयोग थे और घर में उपयोग की जाने वाली चीजों के यूजेस को पूरा करने के लिए जो उस समय के शासक थे, उन्होंने क्या बनाए? रॉयल कारखाने बनाए। और सम ऑफ कारखानास एंगेज्ड इन इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस, कैमल्स एंड मल्स। और इन्हीं कारखानों में किन किन चीजों को मंगाया जाता था? हॉर्सेस, घोड़ों को, ऊंटों को और गधों को। Human resources. Many people came to India after the foundation of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन के बाद बहुत से लोग इंडिया आए। मंगोल्स also came from Islamic land. और जो मंगोल्स थे वो भी तभी भारत आए। कब? दिल्ली सल्तनत की जब नींव रख दी गई थी उसके बाद। कहाँ से आए थे? वो इस्लामिक कंट्री से आए थे। कहाँ कहाँ से? खुरासान से, ईरान से, इराक से, अफगानिस्तान से। ठीक है। दीज इमिग्रेंट्स नॉट ओनली हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी बट ऑल्सो प्रोवाइडेड द नीडेड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। The slave also helped Delhi Sultanate in many works as they were available on very cheap rates. और इसी के साथ साथ उस समय के जो दास थे उन्होंने भी दिल्ली सल्तनत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। क्यों? क्योंकि उस समय के जो ये स्लेव्स थे वो काफी चीप रेट्स पर उनको मिल जाते थे। कोर्ट क्रोनोसिल्स, कोर्ट का इतिहास, उस समय की जो कोर्ट थी उनके बारे में बताना। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सेवरल ट्रेवलर्स केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, अफ्रीका, पर्शिया एंड मिडल ईस्ट कंट्री। जब ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के दौरान बहुत से ट्रेवलर कहाँ आए? अलग अलग कंट्रीज से इंडिया आए। कौन कौन आए? चाइना के लोग, अफ्रीका के लोग, पर्शिया के लोग और मिडल ईस्ट की कंट्रीज से। दीज ट्रेवलर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय दिल्ली सल्तनत। इब्न बटूटा वाज द इम्पोर्टेंट कोर्ट
इब्न बटूता वॉज द इम्पोर्टेंट कोर्ट क्रॉनिकल। वो कौन थे इब्न बटूता? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस उस समय की कोर्ट्स के बारे में, उस मिडविल पीरियड के बारे में, जितना भी इतिहास था उसके बारे में उन्होंने लेखा जोखा और सारे रिकॉर्ड्स रख रखे थे, वो थे। ख्वाजा जिद जियाउद्दीन बरानी हु रोट तारीखे फिरोज शाही थ्रोज ग्रेट लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ मिडविल पीरियड। जो ख्वाजा थे जिन्होंने एक बुक लिखी जियाउद्दीन बरानी के नाम से, उसमें उन्होंने तारीखे फिरोज शाही क्या किया, उस समय की जो मिडविल हिस्ट्री है उस पर प्रकाश डाला। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक रीजन। वो इंडिया कब आए, किसके शासन में आए? फिरोज शाह तुगलक के शासन में वो इंडिया आए। राइटिंग ऑन हिस्टोरिकल वर्क्स बिगेन इन इंडिया आफ्टर कमिंग ऑफ इस्लाम। और उन्होंने उसकी हिस्ट्री, उन चीजों की हिस्ट्री के बारे में लिखा जो चीज, जिन चीजों में चेंज इस्लामिक धर्म के भारत में आने के बाद हुआ। द कोर्ट क्रॉनिकलर is known as an officer who maintained historical records in chronological order. क्रोनोसिलर किसको कहा जाता है? जो वो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है हिस्ट्री का जो उस समय से रिलेटेड हो। दे मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रीटीज। वो क्या क्या मेंटेन करते हैं? ट्रीटीज मेंटेन करते हैं। डिटेल्स ऑफ कॉन्क्यूड, जो जो चीजें उन्होंने जीती, जो जो चीजें उन्होंने हारी, उसके बारे में मेंटेन करते हैं। एंड अदर वर्क, और इसके अलावा भी बहुत कुछ। दे ऑल्सो कवर्ड द हिस्ट्री ऑफ रीजनल डेंसिटीज। बरानी एंड अब्दुल कादिर बदाऊनी wrote his historical works on religional, particularly on Islamic faith। जो बरानी थे एंड अब्दुल कादिर बदौनी, उन्होंने भी हिस्ट्री के में किसके बारे में बताया? जो उस समय का रिलीजनल, पर्टिकुलरली ऑन इस्लामिक फेथ, जो इस्लामिक फेथ रखते थे, इस्लामिक से रिलेटेड चीजों के बारे में उन्होंने बताया। ए पार्शियन राइटर हसन निजामी रोट ताज उल मसीर। एक पार्शियन राइटर था, कौन? हसन निजामी, जिसने क्या लिखी? ताज उल मसीर। ही गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ऑफ मोहम्मद गोरीज चैंपिंग इन अजमेर 1192। उसने अपनी बुक में मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में क्रम से बताया कि उसने 1192 में क्या क्या चीजें की। He wrote that मोहम्मद गोरी destroyed temples। उसने लिखा कि जो मोहम्मद गोरी थे उन्होंने मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड built mosques and colleges in their place। और उसकी जगह पर क्या बनाए? मदरसे और मस्जिदें बनाई। Even Brani defended एंड जस्टिफाइड द एक्शन ऑफ द सुल्तान। और जो ब्रानी थे उन्होंने भी उनके इस एक्शन को क्या किया? जस्टिफाई किया और उसका समर्थन किया। द स्कॉलर्स प्रेज्ड सुल्तान्स आर्किटेक्चर वर्क एंड रिगार्डेड इस्लामिक मोमेंट्स एंड बिल्डिंग एज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर। उस समय के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने सुल्तानों के इस आर्किटेक्चर का क्या क्या बहुत ही ज्यादा प्रेस किया, उसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया और इसको किससे संबंधित बताया? इस्लामिक संस्कृति से संबंधित बताया। इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिगिन फ्रॉम बैक टू द हड़प्पा कल्चर। जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क था ये हड़प्पा कल्चर से ही अपनाया जा रहा था। अशोका बुल्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ ऑल फेथ। जो हमारे अशोका थे उन्होंने हर धर्म के क्या बनाए थे? मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। ही डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन among people on the basis of their religion। उन्होंने किसी के भी धर्म को लेकर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया था। बट दिस सीनरियो चेंज्ड आफ्टर इस्लामिक इन्वेशन इन इंडिया। लेकिन ये जो दृश्य था ये भारत में इस्लामिक धर्म के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया था। द खलीफा उमर इन बगदाद ordained that Muslims should rebuild any old building which has been destroyed। उन्होंने ये आदेश दे दिया था कि उनके द्वारा कोई भी ऐसी
ऐसी बिल्डिंग दोबारा से पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हालांकि हाउएवर द इस्लामिक कॉन्क्वेयर्स डिड नॉट फॉलो दिस इडियम, जो इस्लामिक विजयी थे उन्होंने उनकी इन बातों को फॉलो नहीं किया। वी आर एबल टू डिस्कवर दीज फैक्ट्स अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, हमें इन बातों का पता कैसे चलता है, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़कर पता चलता है। अशोका एंड समुद्रगुप्त यूज्ड indigenous art and techniques for constructing building, carving on pillars. Some of these are still preserved. जो अशोका थे और जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने भारतीय कला को ही यानी स्वदेशी कला को अपनाया, टेक्निक्स को अपनाया और बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया, जो पिलर्स थे उन पे कुछ कलाएं कराई। सम ऑफ दीज आर स्टिल प्रिजर्व्ड एंड इंडिविजुअल एंड इनवैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। आज भी ये सब कलाएं जो अशोका और समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाई गई थी वो आज भी प्रिजर्व्ड है, एक जगह पर अच्छे से प्रिजर्व की गई हैं और ये कैसा है, एक अमूल्य सोर्स है किसके बारे में, अपनी हमारी हिस्ट्री की। These historical moments are tribute to the skill of artisan. ये जो हिस्ट्री के मोमेंट्स हैं ये उन लोगों को ट्रिब्यूट के रूप में दिए जाते हैं। Prosperity of rigging, a government which is based on authorization. These buildings are also source of knowledge टू नो अबाउट रूलर्स, और ये बिल्डिंग इस बात का भी बताती हैं कि उस समय के रूलर्स कैसे थे। देयर मेथड ऑफ गवर्नेंस, उनका गवर्न करने का मेथड कैसा था। जर्नली द सुल्तान्स एंगेज्ड स्लेव्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मोमेंट्स, और उस समय जो सुल्तान थे वो दासों को भी अपनी जो मोमेंट्स थे उनको बनाने में उन दासों का भी यूज किया करते थे। Points to remember. In 1001, Mahmud of Ghazni first time raided India from the northwest. जो महमूद गजनी थे वो 1001 में नॉर्थ वेस्ट से आए। अल बिरूनी wrote तारीख हिंद and he came with महमूद ऑफ गजनी in 1020. वो महमूद गजनी के साथ 1020 में आए और उन्होंने अल बिरूनी नामक उन्होंने क्या तारीख हिंद लिखी। कुतुब उद दिन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1206। हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ये जो दिल्ली सल्तनत की नींव है ये वो किसने रखी थी, कुतुब उद दिन ऐबक ने। कब रखी थी, 1206 ईस्वी में। रजिया सुल्तान वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ बोथ द सल्तनत एंड द मुगल्स। जो हमारी रजिया सुल्तान थी वो अकेली वुमेन रूलर थी, सुल्तान पीरियड की भी और मुगल पीरियड की भी। द तुर्किश चीफ तैमूर led a successful and powerful army raid into India in 1398. ख्वाजा जिया-उद-दीन Brani wrote Fatwa Jahandari on the political philosophy of Delhi Sultanate. Balban was advocate of Persian ideas एंड स्टाइल। ही ऑल्सो अज्यूम द टाइटल ऑफ जिलुल्ला। जो बलबन थे वो एक फारसी एडवोकेट थे, फारसी आइडियाज को अपनाते थे और इसीलिए उनको किस नाम से पुकारा गया, बाद में जिलुल्ला की उपाधि दी गई, उन्हें जिलुल्ला के नाम से पुकारा जाता था। सो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का चैप्टर। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।